तो हाँ भाई मेरी जानेमंस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज कंसेप्ट भैया। मेरा नाम है रोहित खंडेलवाल एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने फिजिक्स का नया चैप्टर जिसका नाम है काइनेमैटिक्स 1। आज है इसका एपिसोड नंबर 1 जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आओ बिना किसी गंजमस्ती के स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। ये चैप्टर बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। इस चैप्टर ने बच्चों की गंजिया फाड़ रखी है और इससे पहले हमारी भी गंजिया फाड़े, आओ हम इस वर्ड की गंजिया फाड़ देते हैं। जब हम काइनेमैटिक्स की गंजिया को बीच में से तोड़ते हैं तो ये दो वर्ड्स में डिवाइड हो जाता है, काइने और मैटिक्स। काइने वर्ड का मतलब होता है मोशन एंड मैटिक्स वर्ड का मतलब होता है मेजरमेंट। तो अगर मैं कंबाइन कर दूं तो काइनेमैटिक्स के अंदर हम मेजरमेंट करते हैं मोशन की, एंड मोशन की मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास कुछ हथियार भी होते हैं जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम आगे इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अब एक बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि मोशन किस तरीके से जनरेट हुआ। देखो मोशन अगर जनरेट हुआ है तो उसका कुछ ना कुछ तो कॉज होगा ना, उस कॉज को आप यहां पर नहीं पढ़ते। काइनेमैटिक्स को मतलब नहीं है कि मोशन किस तरीके से जनरेट हुआ है। काइनेमैटिक्स सिर्फ ये देखती है कि अगर मोशन जनरेट हो गया है तो आओ हम उसका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, उसकी स्पीड, वेलोसिटी और बाकी सारे पैरामीटर्स निकालकर आपको दे देते हैं। तो काइनेमैटिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की जो कि डील करती है विद मोशन, लेकिन उसके कॉज के बारे में वो स्टडी नहीं करती, जैसे कि फोर्सेस, मासेस, इन सबसे काइनेमैटिक्स को कोई मतलब नहीं है। अब आओ सबसे पहले हम कुछ कहानियां सीखते हैं। देखो ये है हमारे कंसेप्ट भैया और यहाँ पर एक टेबल, जिस टेबल के ऊपर रखा हुआ है एक पेन। मैंने कंसेप्ट भैया से पूछा कि बताओ ये पेन मोशन में है या रेस्ट में। अब जैसे ही मैंने क्वेश्चन कंसेप्ट भैया से पूछा, उन्होंने पेन की तरफ देखा और उन्होंने मुझको बोला क्योंकि इस पेन की पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज नहीं कर रही, ये पेन जहां पर रखा था वहीं पर रखा है, तो इसलिए कंसेप्ट भैया के अकॉर्डिंग ये पेन जो है वो है रेस्ट पर चलते चलते मैं पृथ्वी से बाहर पहुंच गया और मैंने एलियन भाई से पूछा कि बताओ ये पेन जो है वो मोशन में है या रेस्ट पे। अब जब एलियन भाई ने इस पेन को देखा तब उन्होंने देखा कि अर्थ तो मूव कर रही है और जैसे जैसे अर्थ मूव कर रही है वैसे वैसे टेबल भी मूव कर रहा है और टेबल पे रखा हुआ पेन भी मूव कर रहा है। तो एलियन भाई के अकॉर्डिंग ये पेन रेस्ट में नहीं मोशन में है। तो ध्यान से देखो, तो कंसेप्ट भैया के लिए पेन था रेस्ट में और एलियन भाई के लिए पेन था मोशन में। अब सेम पेन किसी के लिए रेस्ट पे है और वही सेम पेन किसी के लिए मोशन में है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो पेन है ना ये 100% रेस्ट पे है ना ये 100% मोशन में है। कुछ ऑब्जर्वर्स को लगेगा कि ये पेन रेस्ट पे है और कुछ ऑब्जर्वर्स को लगेगा कि ये पेन मोशन में है। अब ये तो बड़ी समस्या वाली बात हो गई भाई, क्योंकि सेम पेन रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। तो हमको ये वाली बात समझ में आई कि काइनेमैटिक्स के अंदर जो आंसर्स हैं वो डिपेंड करते हैं ऑब्जर्वर्स के ऊपर। अगर आपने ऑब्जर्वर को चेंज कर दिया तो आपका आंसर भी बदल सकता है। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने का तरीका क्या है वो भी समझो। देखो इस प्रॉब्लम को फिक्स किया जा सकता है अगर आप स्पेसिफाई कर दो कि इस दुनिया में जो भी आंसर देगा वो एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वर की तरफ से देगा। मान लो मैं बोल दूं कि ये जो पेन है ये रेस्ट पे है या मोशन में है, इसका आंसर आप सबको कंसेप्ट भैया की तरफ से देना है। तो जैसे ही आप कंसेप्ट भैया की तरफ से आंसर दोगे, अब इस दुनिया में सबका आंसर सेम आएगा, ये जो पेन है ये रेस्ट पर है। और वही अगर मैं आपसे सेम क्वेश्चन पूछूं कि ये पेन रेस्ट में है या मोशन में है, इसका आंसर सब देंगे एलियन भाई की तरफ से, तो सबका आंसर फिर से सेम आएगा कि जो पेन है वो है मोशन में। तो हमको ये वाली बात समझ में आ गई, अगर हम ऑब्जर्वर को फिक्स कर दें तो हमारे आंसर्स भी क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, वो चेंज नहीं करेंगे। और एक चीज और समझो, कोई भी ऐसी चीज जो कि ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर जाए, मतलब जिसके आंसर्स ऑब्जर्वर पे डिपेंड करे, ऐसी चीजों को हम बोलते हैं रिलेटिव टर्म्स। क्या बोलते हैं, रिलेटिव टर्म्स। पेन का रेस्ट पर होना या मोशन में होना, ये दोनों क्या है, रिलेटिव टर्म्स हैं। मतलब रेस्ट और मोशन दोनों ही क्या है, रिलेटिव टर्म्स हैं। इसी का एक और उल्टा होता है जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टर्म्स। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टर्म्स। एब्सोल्यूट टर्म्स वो टर्म्स होती हैं जो कि इस दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, इस पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं भी चले जाओ, वो फिक्स ही होती हैं, उनकी वैल्यूज कभी भी चेंज नहीं कर सकती, चाहे कोई भी ऑब्जर्वर हो। अब एग्जांपल के तौर पे समझो, जैसे मैं आपसे कह दूं कि एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, तो हम सबको पता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। अब चाहे आप अर्थ पे चले जाओ, चाहे आप मून पे चले जाओ, आप ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चले जाओ, एक मोल की वैल्यू सेम ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। तो ऐसी टर्म्स जो कि ऑब्जर्वर बदलने पे चेंज नहीं होती, ऐसी टर्म्स को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टर्म्स। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टर्म्स। आओ जरा अगली कहानी में घुसते हैं। अब देखो कंसेप्ट भैया छुट्टी मनाने पहुंच चुके हैं मनाली और उनको दिख रहा है कि एक ट्रेन उनकी तरफ आ रही है। अगर मैं ड्राइवर भाई से पूछूं कि बताओ क्या हो रहा है, तो ड्राइवर भैया बोलेंगे कि मनाली आ गया। अब देखो एक बहुत जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैंने ड्राइवर भैया से पूछा कि बताओ क्या हुआ, तो उन्होंने किया क्या, ध्यान से समझना इस बात को। जैसे ही मैंने भैया से पूछा कि बताओ क्या हो रहा है, उन्होंने अपने आप को करा रेस्ट पे और उन्होंने मनाली को अपनी तरफ मूव करवा दिया, तभी तो उन्होंने बोला मनाली आ गया। रियलिटी के अंदर मनाली थोड़ी आया भैया के पास,
भैया आए हैं मनाली में। और वहीं अगर मैं कंसेप्ट भैया से पूछ लूं तो कंसेप्ट भैया क्या बोलेंगे कि ट्रेन आ गई। अब ध्यान से समझो कि यहाँ पे हुआ क्या। जैसे ही मैंने ड्राइवर भैया से पूछा, उन्होंने अपने आप को करा रेस्ट में और उन्होंने मनाली को अपनी तरफ मूव करवा दिया। और जब मैंने कंसेप्ट भैया से पूछा तो उन्होंने अपने आप को किया रेस्ट में और ट्रेन को अपनी तरफ मूव करवा दिया। दैट मीन्स जिससे भी मैं पूछ रहा हूं वो अपने आप को क्या कर लेता है, रेस्ट में कर लेता है और दूसरी चीज को अपनी तरफ मूव करवा देता है। तो याद रखना ये डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वर्स हैं और जब भी एक ऑब्जर्वर मोशन को मेजर करने की कोशिश करता है तो सबसे पहला काम वो क्या करता है, सबसे पहला काम वो अपने आप को रेस्ट में कर देता है और उसके बाद वो मोशन की मेजरमेंट स्टार्ट करता है। तो एवरी ऑब्जर्वर थिंक्स दैट ही इज एट रेस्ट। हर एक ऑब्जर्वर को लगता है कि वो रेस्ट पर है। और ध्यान से सुन लो, इतना फोकस मैंने इस चीज पे किया है क्योंकि एक क्वेश्चन आ गया था एक बार एम्स के पेपर के अंदर। ये स्टेटमेंट आ गई थी कि एवरी ऑब्जर्वर थिंक्स दैट ही इज एट रेस्ट। अब ये देख सकते हो आप कि कंसेप्ट भैया ने क्या बोला, ट्रेन आ गई, और ड्राइवर भैया ने क्या बोला, मनाली आ गया। तो इससे बात साफ प्रूव हो जाती है कि एवरी ऑब्जर्वर थिंक्स दैट ही इज एट रेस्ट। हर एक ऑब्जर्वर को लगता है कि वो रेस्ट पर है। चाहो तो एक एग्जांपल से और देख सकते हो। जब ये ड्राइवर भैया अपनी ट्रेन को लेके आगे आ रहे होंगे और मैं इनसे पूछूं कि बताओ इस पेड़ के साथ क्या हो रहा है, तो वो क्या बोलेंगे, वो अपने आप को करेंगे रेस्ट में और बोलेंगे कि पेड़ पीछे जा रहा है। रियलिटी के अंदर क्या हो रहा है, ट्रेन आगे जा रही है, पेड़ तो अपनी जगह पे खड़ा है। वहीं अगर मैं कंसेप्ट भैया की तरफ से पूछूं तो बोलेंगे ट्रेन जा रही है और पेड़ जो है वो यहीं खड़ा है। तो ड्राइवर के अकॉर्डिंग पेड़ जो है वो पीछे जा रहा है, कंसेप्ट भैया के अकॉर्डिंग पेड़ एक ही जगह पे खड़ा हुआ है। तो एक ही पेड़ रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है, डिपेंड करता है किसके ऊपर, ऑब्जर्वर के ऊपर। तो मैंने आपको दो चीजें बताई ऑब्जर्वर के बिहेवियर के बारे में। पहला कि डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वर से आपके आंसर्स जो है वो बदल जाएंगे। तो जब तक आप ऑब्जर्वर को फिक्स नहीं करोगे तब तक आपका आंसर बदलता रहेगा। और दूसरी चीज, जब भी ऑब्जर्वर मोशन को मेजर करेगा वो सबसे पहले अपने आप को रेस्ट में कर लेगा। तो एवरी ऑब्जर्वर थिंक्स दैट ही इज एट रेस्ट। अब ये तो हमने कहानियों की टर्म्स में पढ़ लिया। अब ऑब्वियसली फिजिक्स है, कहानियां तो चल नहीं रही हैं, तो आओ देखते हैं कि फिजिक्स की भाषा में हम इस चीज को क्या बोलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आप ऑब्जर्वर को फिक्स कर दो तो आपका आंसर रेस्ट आएगा या आपका आंसर मोशन आएगा। ये बात दुनिया में किसी भी इंसान के लिए क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। अब इसी को हम फिजिक्स में कैसे समझते हैं वो देखो। दुनिया का वो पॉइंट जहां से आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो उस पॉइंट को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अब ऑब्जर्वर ना बोलकर हम क्या बोल देंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो पॉइंट है जो कि चीजों को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। मैथमेटिकली हम कार्टेशियन सिस्टम या फिर कार्टेशियन प्लेन का इस्तेमाल करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने के लिए। देखो जनरली बताया जाता है कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाला हमारे पास वाई एक्सिस होता है, और जो आसमान की तरफ जा रहा है उस एक्सिस को हम बोलते हैं जेड एक्सिस। अब इस दुनिया में मुझे किसी भी पार्टिकल पी की पोजीशन डिफाइन करनी है तो मैं उसका एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट डिफाइन कर दूंगा और उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, मुझे पता चल जाएगी। ठीक है, एग्जांपल के लिए मान लो कि जो पार्टिकल पी है वो 2, 3, 4 पे प्रेजेंट है। तो एक्स एक्सिस में कितना चला, 2 चला, वाई एक्सिस के अंदर वो कितना चला, 3 चला, और जेड एक्सिस के अंदर वो कितना चला, 4 चला। तो उस पार्टिकल की पोजीशन आ गई यहां पर। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो मैंने बोला कि जो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस था वो था यहां पर, मतलब इस पार्टिकल की पोजीशन को जो ऑब्जर्व कर रहा है बंदा वो यहां पर खड़ा है। तो इस बंदे को लगेगा कि पार्टिकल उससे कुछ इतना दूर है। बट वहीं पर अगर मैं अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दूं और बोलूं कि यहां है मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो पार्टिकल पी की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। तो जैसे जैसे आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करोगे आपके आंसर्स बदलने लगेंगे। तो यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे जैसे आपका ऑब्जर्वर है ना, पहले ऑब्जर्वर ये था तब आपकी पोजीशन ये आ रही थी, अब आपका ऑब्जर्वर ये है तो आपकी पोजीशन ये आ रही है। जैसे जैसे ऑब्जर्वर चेंज होगा वैसे वैसे आपके आंसर्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। अब खुद सोचो, हर क्वेश्चन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन करना पॉसिबल तो नहीं है ना, आपको काइनेमेटिक्स के हर एक क्वेश्चन में डिफाइंड होता। तो याद रखो, जब भी आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना दिया जाए, क्या बोला मैंने, जब भी आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना दिया जाए, आप हमेशा ग्राउंड या फिर इस ओरिजिन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानोगे। तो अब ये वाली चीज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए कि हमने क्या किया, हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को फिक्स कर दिया, और जैसे ही आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को फिक्स किया वैसे ही सबके आंसर्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। मतलब इस दुनिया में चाहे आप कैलकुलेट करो अब चीजों को, चाहे आपका दोस्त करे, चाहे मैं करूं, हम सब अब इस पॉइंट से क्या करेंगे, चीजों को कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। हम सबका ऑब्जर्वर अब क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है, इसीलिए हम सबके आंसर्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और अगर क्वेश्चन के अंदर आपको ओरिजिन ना बोल के कोई और पॉइंट दे रखा है तो आप उस पॉइंट से कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करना है वो तो हम आगे सीखेंगे ही, बट अगर आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया क्वेश्चन के अंदर तो आप हमेशा ओरिजिन या फिर ग्राउंड को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो मुझे खुद बताओ, अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को फिक्स नहीं करेंगे तो आंसर्स बदलते चले जाएंगे, बट अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को फिक्स कर दें तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा,
सेम हो जाएगा। और ऐसा होना भी चाहिए, दुनिया में सबके लिए आंसर्स क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे कि कौन सही है कौन गलत है। अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी बॉडी मोशन में है या कोई भी बॉडी रेस्ट में है, ये मेरे को कैसे पता लगेगा? अब कोई भी बॉडी मोशन में है या कोई भी बॉडी रेस्ट में है, इस चीज को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। मतलब इस दुनिया में जो भी आंसर देगा वो एक फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए आंसर देगा। मतलब हमने ऑब्जर्वर को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। और जैसे ही आपने ऑब्जर्वर को फिक्स किया, अब आपको बस एक चीज देखनी है कि अगर पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज कर रही है तब वो मोशन में है, और अगर पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रही तो वो रेस्ट में है। तो याद रखना, रेस्ट और मोशन दोनों रिलेटिव टर्म्स होती हैं, क्योंकि डिपेंड करती हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर या फिर ऑब्जर्वर के ऊपर। अब इसके बाद हमको टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ना है। देखो, मोशन जनरली 3 टाइप्स का होता है। वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन के अंदर क्या होता है, बॉडी किसी भी एक एक्सिस के अंदर मूव करती है। या तो वो एक्स एक्सिस में मूव करेगी खाली, या वाई एक्सिस में मूव करेगी, या जेड एक्सिस के अंदर मूव करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे एक गाड़ी है जो सीधा चलती जा रही है। अब वो सीधा चल रही है तो वो एक ही एक्सिस के अंदर मूव कर रही है। अब इवन ये गाड़ी अगर रिवर्स भी कर ले तब भी ये सेम एक्सिस के अंदर रहेगी, जो कि है एक्स एक्सिस। सिमिलरली एक ऑब्जेक्ट जिसको आप ऊपर से गिरा रहे हो, अब जैसे आप इसको ऊपर से गिराओगे, ये बॉल यहां से मूव करती करती सीधा सीधा नीचे गिर जाएगी। तो ध्यान से देखो, तो ये बॉल सिर्फ जेड एक्सिस के अंदर मूव कर रही है। तो जब बॉडी एक ही एक्सिस के अंदर मूव करती है तो उसे हम बोलते हैं वन डायमेंशनल या फिर 1D मोशन। नेक्स्ट है हमारे पास 2D या फिर 2 डायमेंशनल मोशन, जिसके अंदर बॉडी 2 एक्सिस के अंदर मूव करती है। अब वो 2 एक्सिस कोई भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल आपको दिखाया है कि आपने एक बॉल को एंगल पे फेंका किसी, जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी है। तो जब आप कैचम कैच खेलते हो तो आप बॉल को फेंकते हो अपने दोस्त की तरफ, और ऐसे हवा में उड़ती उड़ती आपके दोस्त के पास बॉल चली जाती है। तो इससे होता क्या है, बॉल पहले ऊपर जाती है और फिर बॉल नीचे आती है, और सिमिलरली बॉल आगे भी तो मूव कर रही है। अब ध्यान से देखा जाए तो क्योंकि बॉल आगे मूव कर रही है, दैट मींस उसका एक्स एक्सिस चेंज हो रहा है, और क्योंकि बॉल की हाइट चेंज हो रही है तो उसका वाई एक्सिस भी चेंज हो रहा है। तो एक ही टाइम पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अंदर मोशन हो रहा है, इसीलिए हम उसको बोल देते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। सिमिलरली जब एक कार टर्न लेती है कर्व या फिर फ्लैट रोड पे, यानी कि सर्कुलर मोशन, तो उस टाइम भी उसके 2 एक्सिस चेंज होते हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस। तो इसीलिए इसको हम बोल देते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। और वहीं किसी बॉडी के तीनों एक्सिस चेंज हो रहे हो तो हम ऐसे मोशन को बोलते हैं 3 डायमेंशनल मोशन। एग्जाम्पल के तौर पे जब एक एरोप्लेन हवा में उड़ता है तब वो किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है। जब आप किसी ड्रोन को उड़ाते हो तो वो भी किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है। वैसे मोशन ऑफ कार ऑन कर्वी रोड, जब एक कर्वी रोड पे आप गाड़ी चलाते हो जैसे कि हिली एरिया के अंदर, तब आप आगे भी जा सकते हो, आप पहाड़ों के ऊपर भी जा सकते हो, पीछे भी जा सकते हो, आप किसी भी डायरेक्शन के अंदर अपनी गाड़ी को मोड़ सकते हो। डस्ट पार्टिकल्स का जो मोशन होता है वो भी 3 डायमेंशनल मोशन होता है, और ये एग्जांपल्स आपकी एनसीईआरटी से उठाए गए हैं। तो आई थिंक हमको सारी की सारी बातें समझ में आ चुकी है। तो अगर मैं आपको रिवाइज करवाऊं तो मैंने आपको 2-3 चीजें ही पढ़ाई हैं। पहला, कि जो ऑब्जर्वर होता है अगर आप उसको फिक्स नहीं करोगे तो आपके आंसर्स बदलते चले जाएंगे। दूसरी चीज, हर एक ऑब्जर्वर को ऐसा लगता है कि वो किस पे है, रेस्ट पर है। और तीसरी चीज जो मैंने आपको पढ़ाई कि जब भी एक ऑब्जर्वर मोशन को मेजर करेगा तो वो ऐसा फील करेगा कि वो क्या है, रेस्ट पर है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ऑब्जर्वर को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। क्वेश्चंस के अंदर अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं दे रखा तो आप ओरिजिन या फिर ग्राउंड को मानोगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि रेस्ट और मोशन जो होती हैं वो रिलेटिव टर्म्स हैं, वो डिपेंड करती हैं ऑब्जर्वर के ऊपर। और उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मोशन की बात करी थी। अब देखते हैं आपको कितना समझ में आया। तो आओ एंटर करते हैं कंसेप्ट भैया की अदालत के अंदर। कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके पास और आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 10 सेकंड्स मिलेंगे। तो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक टेबल था जिसके ऊपर आपने एक पेन को रख दिया, और उस टेबल के बगल में आपने एक आदमी खड़ा कर दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस आदमी के अकॉर्डिंग ये पेन रेस्ट पर है या फिर मोशन में है। अब क्योंकि इस आदमी के लिए इस पेन की पोजीशन तो चेंज होने नहीं वाली, तो इसीलिए ये पेन रेस्ट पर है। ऑप्शन नंबर बी। मोशन एंड रेस्ट रिलेटिव टर्म्स हैं क्योंकि वो डिपेंड करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को फिक्स नहीं करोगे तो कोई भी बॉडी मोशन में है, इसके आंसर के अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। पहला, कि आंसर हमेशा सेम रहेगा, जो कि गलत स्टेटमेंट है। आंसर जीरो हो जाएगा, ये भी गलत स्टेटमेंट है। डिपेंड करने लग जाएगा बॉडी के मास के ऊपर, ये भी गलत स्टेटमेंट है।
आंसर होगा कि कीप्स चेंजिंग फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर। अगर आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को फिक्स नहीं किया तो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए आंसर क्या आने लग जाएंगे, अलग अलग आने लग जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को फिक्स कर दो एंड पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज करने लग जाए, दैट मींस पार्टिकल किसके अंदर है, मोशन के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी। एक बात याद रखना, रेस्ट को ही हम स्टेशनरी भी बोलते हैं। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो बॉडी है वो स्टेशनरी है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो कि वर्टिकली नीचे गिर रहा है, ये किसका एग्जाम्पल है। अब जब एक बॉल को आप नीचे फेंकोगे तो क्योंकि उसका सिर्फ एक ही एक्सिस चेंज होगा, दैट मींस ये वन डायमेंशनल मोशन है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन किसका एग्जाम्पल है। मैंने आपको बताया था जब हम कैचम कैच खेलते हैं उस टाइम पे बॉल का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों चेंज होता है। तो क्योंकि यहाँ पे दो एक्सिस चेंज हो रहे हैं इसीलिए टू डायमेंशनल मोशन। ऑप्शन नंबर बी। एक एरोप्लेन जो हवा में अपनी ही मस्ती में उड़ रहा है उसका मोशन कैसा होगा। देखो वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों में मूव कर सकता है, तो उसका मोशन होगा थ्री डायमेंशनल मोशन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। कह रहा है रेस्ट एक एब्सोल्यूट टर्म है, जो कि गलत है। मोशन एक एब्सोल्यूट टर्म है, ये भी गलत है। मोशन एंड रेस्ट डिपेंड करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर, जो कि करेक्ट स्टेटमेंट है। एवरी ऑब्जर्वर ऑलवेज गिव्स द सेम आंसर। ये तो मैंने आपको पूरे लेक्चर के अंदर बताया कि जैसे जैसे ऑब्जर्वर चेंज करोगे, अगर आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को फिक्स नहीं किया तो आपका आंसर बदलता चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, क्योंकि मोशन एंड रेस्ट डिपेंड करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर, इसीलिए हमने उसको बोला था रिलेटिव टर्म्स। तो इस लेक्चर के सारे क्वेश्चंस हमने खत्म कर लिए। कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ कि आपका 8 में से कितना स्कोर आया। सपोर्ट करते रहो यार कंसेप्ट भैया को, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरी ताकत है और आप सपोर्ट करोगे तो एक दिन हम कुछ बहुत बड़ा करके दिखाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।